नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 23 मार्च। द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और कोट है, हमें वह शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? आपके पास चार ऑप्शन थे, ए WHO, बी यूनिसेफ, सी वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन या डी वर्ल्ड बैंक। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की। न्यूज है, राइस व्हीट प्रोक्यूरमेंट इज कंसिस्टेंटली लो पैनल। ये टॉपिक जीएस पेपर 1 एग्रीकल्चर से संबंधित है। और न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो दरअसल हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति ने चिंता जताई है कि भारत में चावल और गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो पिछले कुछ वर्षों से के अनुमान से कम हो रही है। अब ये समिति जो है वो डीएमके सांसद कनिमोझी की अध्यक्षता में काम करती है और इसका काम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से जुड़े विषयों की समीक्षा करना है। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार जितनी मात्रा में चावल और गेहूं खरीदने का अनुमान लगाती है, वास्तविकता में उससे कम खरीद हो रही है। कई राज्यों जैसे कि बिहार, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह खरीद तय किए गए लक्ष्य से काफी कम रही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में चावल और गेहूं की कुल सरकारी खरीद जो है वो देश के कुल उत्पादन के 30% से भी कम रही है। और इसी तरह हाल के वर्षों में गेहूं की वार्षिक खरीद अनुमान से काफी कम रही है। 2023-24 में ये 76.71% थी और उसके बाद 2024-25 में 71.35% और 2025-26 में 87.29% ही खरीद हो सकी है। और अब इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को समझेंगे। तो इस तरीके से चावल की खरीद भी कई राज्यों में तय लक्ष्य से कम रही है। 2024-25 के खरीफ मौसम में आंध्र प्रदेश में 35 लाख टन खरीद का लक्ष्य था, लेकिन लगभग 25.60 लाख टन ही खरीदा जा सका। कर्नाटक में यह लक्ष्य 5.29 लाख टन का था, जबकि खरीद लगभग नगण्य रही, जो कि लगभग 0.003 लाख टन ही रही। और इसी के साथ पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी लक्ष्य 124 लाख टन का था, लेकिन वास्तविक जो है वो 116.13 लाख टन ही खरीद हुई। अब सरकार ने समिति को ये बताया कि चावल और गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें कि आपका कुल उत्पादन कितना हुआ, बाजार में किसानों के पास बेचने के लिए कितना अतिरिक्त अनाज है, और सरकार के द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार में चल रही कीमतें, मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है, साथ ही साथ निजी व्यापारियों की खरीद जैसे ये सभी कारक इसमें शामिल होते हैं। और अगर बाजार में कीमत अधिक मिल रही हो तो किसान अक्सर अपना अनाज सरकार को बेचने के बजाय जो है कि निजी व्यापारियों को बेच देते हैं, जिससे कि सरकारी खरीद कम हो जाती है। अब इतना समझने के बाद हम समझ लेते हैं चावल के बारे में, चावल की खेती, चावल की फसल के बारे में। तो इसके प्रकार की बात करें तो ये विश्व की एक प्रमुख खाद्य फसल है और उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य आहार भी है, यानी कि मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में चावल खाया जाता है, चावल का जो है कि सेवन किया जाता है। अब विकास की स्थितियों की बात करें कि आखिर इनके लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो भारत में चावल की जो खेती है वो 8 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक होती है और समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई तक विभिन्न परिस्थितियों में की जाती है। अब ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, जिसमें कि गाद, दोमट और बजरी वाली मिट्टी शामिल है, और यह अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी को सहन कर सकता है। अब इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान में, यानी दिन में 30 डिग्री सेल्सियस और रात में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि धान जो है वो एक अर्ध जलीय पौधा है, जिसे अपने विकास के मौसम के 3/4 समय तक स्थिर पानी, यानी कि औसतन 10 से 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और ये
जो इसके लिए पीएच मान होता है वो 5.5 से 6.65 के बीच होता है। अब भारत में फसल उगाने के मौसम की बात कर लेते हैं, तो चावल की खेती जो है वो क्षेत्र के आधार पर इसको जो है वो 3 मौसमों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है अमन। अमन यानी कि शीतकालीन चावल। अब इसकी बुआई जो होती है वो आपकी जून से जुलाई में, और इसकी कटाई जो होती है वो नवंबर से दिसंबर में होती है। दूसरी फसल की बात करें, दूसरे मौसम की बात करेंगे तो उसे कहते हैं औस, जो कि शरद ऋतु की चावल होती है। अब इसमें बुआई जो होती है वो आपकी मई से जून के बीच में होती है, और कटाई जो होती है वो आपकी नवंबर पैच, और कटाई जो है वो आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। अब एक और मौसम आता है बोरो, जो कि ग्रीष्मकालीन चावल जिसमें उगाया जाता है, और इसकी खेती जो है नवंबर से मई के बीच में की जाती है। किसकी? बोरो की, है ना। तो इसकी जो खेती है वो आपकी नवंबर से मई के बीच में की जाती है, और ये अक्सर उन क्षेत्रों में की जाती है जो सर्दियों के दौरान नम रहते हैं, और इस लिहाज से ये पूरा टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज़ को। तो न्यूज़ है एमपीसी कन्फर्मिंग न्यू मून्स, और ये टॉपिक जो है वो आपकी जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ को समझ लेंगे। तो दरअसल हाल ही में 15 नए चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की गई है। अब इनमें से 4 चंद्रमा जो है वो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर पाए गए हैं, जबकि 11 चंद्रमा जो है वो शनि ग्रह के आसपास खोजे गए हैं। अब बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक स्कॉट शेपर्ड और डेविड थोलेन ने की, जबकि शनि के चंद्रमाओं की खोज है वो ताइवान के वैज्ञानिक एडवर्ड एस्टन के द्वारा की गई थी। और इन सभी नई खोजों की आधिकारिक घोषणा जो है वो माइनर प्लैनेट सेंटर ने की है। अब समझते हैं कि माइनर प्लैनेट सेंटर होता क्या है, जिसे कि एमपीसी भी कहा जाता है। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जो सौर मंडल में पाए जाने वाले छोटे खगोलीय पिंडों से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करता है, और इसमें मुख्य रूप से जो है कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रहों के छोटे चंद्रमा शामिल होते हैं। और ये केंद्र अमेरिका के कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थित है, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अधीन ये काम करता है। अब इसका काम क्या होता है? तो दरअसल जब भी दुनिया में कोई खगोल वैज्ञानिक अंतरिक्ष में किसी नए पिंड की खोज करता है तो वह उसका पूरा विवरण इस केंद्र को भेजता है, और इसके बाद विशेषज्ञ उस जानकारी की जांच करते हैं और उस पिंड की कक्षा यानी कि अंतरिक्ष में उसके घूमने की दिशा और मार्ग का पता लगाते हैं। अगर ये पुष्टि हो जाती है कि वह वास्तव में नई खोज है तो उसे आधिकारिक पहचान या नाम दिया जाता है। अब इसका एक और महत्वपूर्ण काम है, वो है माइनर प्लैनेट सेंटर जो है पृथ्वी के पास आने वाले अंतरिक्ष पिंडों पर भी नजर रखता है। ये ऐसी अंतरिक्ष चट्टानें हो सकती हैं जो भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकती हैं, और इसलिए वैज्ञानिक इनके रास्ते और गति का लगातार अध्ययन करते हैं ताकि समय रहते संभावित खतरे का अनुमान लगाया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो माइनर प्लैनेट सेंटर जो है वो एक संस्थान है जो अंतरिक्ष में खोजे गए छोटे ग्रहों, धूमकेतुओं और चंद्रमाओं की जानकारी को एकत्रित करता है, उनकी पुष्टि करता है और वैज्ञानिक को उनके बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराता है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंडिया मस्ट यूज द आयुष अपॉर्चुनिटी। अब ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो न्यूज़ क्या इसे समझ लेते हैं। तो दरअसल हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार ने आयुष क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया है। अब आयुष मंत्रालय का बजट जो है वो पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना होकर 4,408 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और इसके साथ ही सरकार ने 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की घोषणा भी की है। अब ये संस्थान है, इनका उद्देश्य वही भूमिका निभाना है, यानी कि ये जो संस्थान है वही कार्य करेंगे जो आधुनिक चिकित्सा में एम्स जैसे संस्थान निभाते हैं, यानी कि उपचार, शिक्षा और उन्नत शोध को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन के बजट में भी लगभग 66% की वृद्धि की गई है, और इस धन का उपयोग आयुष औषधालयों के आधुनिकीकरण, सरकारी अस्पतालों में आयुष क्लिनिक खोलने और दवाओं की
जांच यानी कि दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन भी किया जाएगा। और इसी के साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता भी आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद कर सकता है। इस समझौते के तहत कुछ यूरोपीय देशों में भारतीय आयुष चिकित्सक अपनी योग्यता के आधार पर सेवाएं दे सकेंगे और भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलना काफी आसान हो सकता है। अब इन सभी कदमों से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार अब आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को केवल वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि उन्हें मुख्य स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही भारत यह भी चाहता है कि आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर एक बड़े स्वास्थ्य और व्यापार क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा सके। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो ये है कि अगर आयुर्वेद और अन्य आयुष प्रणालियों को वास्तव में वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता चाहिए तो केवल परंपरा या विश्वास के आधार पर यह संभव नहीं होगा। अब इसके लिए आवश्यक है कि इन उपचारों का कठोर और स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। अगर दवाओं या उपचारों के दावे वैज्ञानिक प्रमाणों से आगे निकल जाते हैं तो इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि कानूनी विवाद हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और ये धारणा कि पारंपरिक चिकित्सा वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आयुष से जुड़े शोध स्वतंत्र संस्थानों के द्वारा पारदर्शी तरीकों से और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाए। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है इंडियाज ड्यूअल डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशिया फॉर यूरिया प्रोडक्शन। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 1 एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अब समझ लेते हैं न्यूज को। तो पश्चिम एशिया में जो भी संघर्ष चल रहा है उसका असर अब भारत की यूरिया आपूर्ति और उत्पादन पर भी पड़ने लगा है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी की आपूर्ति और वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है और यही गैस भारत में यूरिया बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल है। अब देश के कई यूरिया कारखाने आधी क्षमता पर चल रहे हैं क्योंकि गैस की आपूर्ति में बाधा आ रही है। और इसी के साथ भारत के सबसे बड़े एलएनजी टर्मिनल का संचालन करने वाली कंपनी ने भी माल ढुलाई में व्यवधान के कारण अप्रत्याशित स्थिति घोषित कर दी है। और इसके बाद गैस वितरित करने वाली कंपनियों ने भी आपूर्ति कम कर दी है और इसके बाद गैस वितरण कंपनियों ने भी आपूर्ति कम कर दी है, जिसमें शामिल है गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनने ये 3 कंपनियां हैं, इन्होंने गैस आपूर्ति में कटौती कर दी है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो ये जो पूरी समस्या है इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भारत अपनी प्राकृतिक गैस का 50% से अधिक हिस्सा विदेशों से खरीदता है। अब इन आयातों में से 40% से अधिक कतर से आते हैं और यह गैस होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भारत तक पहुंचती है। अगर इस समुद्री मार्ग पर संकट बढ़ता है तो भारत की 60% से अधिक आयातित गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अब इसी गैस से अमोनिया और फिर यूरिया उर्वरक बनता है और इसलिए इसका सीधा असर कृषि पर पड़ सकता है। भारत में यूरिया सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला उर्वरक है। देश में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन अभी भी पूरी मांग को पूरा नहीं कर पाता और इसलिए भारत को यूरिया भी आयात करना पड़ता है। अब 2025 में भारत ने 306 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया, जबकि कुल खपत की बात करें तो कुल खपत 387 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है और इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में यूरिया आयात करना पड़ता है और इन आयातों में से 71% पश्चिम एशियाई देशों से आता है, जैसे ओमान, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। अब भारत की यूरिया आपूर्ति जो है वो 2 स्तरों पर पश्चिम एशिया पर निर्भर करती है। पहला, यूरिया बनाने के लिए आवश्यक प्राकृतिक गैस के आयात में और दूसरा तैयार यूरिया के आयात पे। अब इसी स्थिति को दोहरी निर्भरता कहा जाता है। ठीक है, अब इतना समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि यूरिया होती क्या है। तो दरअसल यूरिया एक नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक यही है ना। तो अब समझते हैं कि यूरिया कैसे बनता है। तो यूरिया बनाने की प्रक्रिया जो होती है इसमें सबसे पहले प्राकृतिक गैस से अमोनिया बनाया जाता है और इसके बाद अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर यूरिया तैयार किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है और इसलिए प्राकृतिक गैस इसका सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल बन गई है। हालांकि भारत के सामने कुछ समस्याएं भी हैं। वो ये है कि भारत में यूरिया
की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। खाद्य उत्पादन बनाए रखने के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता अधिक है, लेकिन घरेलू उत्पादन अभी भी पर्याप्त नहीं है और इसलिए भारत को प्राकृतिक गैस जो है वो आयात करना पड़ता है और यूरिया भी आयात करना पड़ता है। अब इस पूरी स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 जारी किया है और इसमें उर्वरक क्षेत्र को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया है कि खरीफ सीजन से पहले यूरिया का भंडार बढ़ाकर लगभग 61.5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, ताकि खेती के समय किसानों को कमी न हो और इसलिए पश्चिम एशिया में कोई भी संघर्ष या अस्थिरता भारत की कृषि और उर्वरक आपूर्ति दोनों को प्रभावित कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, चावल की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। दूसरा है, भारत में इसकी खेती लगभग 8 डिग्री एन से 30 डिग्री एन अक्षांश के बीच की जाती है। और तीसरा है, चावल केवल क्षारीय मिट्टी में ही अच्छी तरह उग सकता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शन से ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।